इस तरह से डरा धमका कर आप अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा, और कुछ कबीर होंठों को गोल करके इससे सवाल करता है और साथ में होंठों पर जानदार हंसी लिए अपने हाथ में लपेटे इसके मफलर को खोलता है और यही कहकर मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, इसलिए आप इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करोगे, डन। बेला अब इसे दोनों हाथों से डन का इशारा करती है, जिस वजह से इसके अपने अब हाथ आ चुके थे। और कुछ कबीर अब अपनी भुएं चुकाकर से कहता है और ये कि अभी मैं आपके घर नहीं बल्कि अपने चाचू की तरफ ही रहूंगी। और अभी वो कुछ और कहती है। कबीर फौरन वो मुफलर इसके सर से गुजारते हुए इसकी कमर तक ले जाता है और अपने दोनों हाथों की मुफलर की मदद से जोर से इसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे बेला इसे आकर लगती है। बेला जब पीछे हटने लगती है तो एक दफा फिर कबीर ऐसी हरकत करता है जिससे वो दोबारा इसके साथ लग जाती है। कबीर के गीले और ठंडे कपड़े बेला के वजूद से टकराते हैं। कबीर अब इस मफलर को इसकी कमर से टांगों तक लाता है और फिर मफलर को दोनों किनारों को अपने पीछे ले जाकर अपनी कमर पर बांध देता है। इसके ऐसा करने से अब बेला पूरी तरह इसके साथ चिपक जाती है। अब इसे कबीर के ठंडे कपड़ों में गर्माइश महसूस होती है। बारिश के हल्के हल्के कतरे अभी भी बरस रहे थे। बेला के दोनों हाथ अब इसके मुफलर के अंदर थे। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। कबीर अपना काम सारा अंजाम देने के बाद इसकी तरफ मुतवज्जो होता है। क्या कहा था तुमने कि मेरी दुश्मनी फरहान से और मैं तुम्हें इस तरह से डरा नहीं सकता? तो सुनो, फरहान से मेरी दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, बल्कि फरहान की मुझसे दुश्मनी है। और देखो, तुम सबसे पहले किसको मिली? मुझे ना। तो अगर तुम इसे मिलती तो इसकी हो जाती। मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझसे दुश्मनी खत्म ही ना करे। कबीर अब इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे बात समझाता है, जबकि इसकी बातें बेला के साथ सर के ऊपर से गुजर गई। इसे बस इतना समझ आया कि कबीर फरहान को जलन की आग में धकेलना चाहता है और इसे बेबस होते देखना चाहता है। वो ये सब बेला को पाकर ही कर सकता है। तो फिर तुम मुझे क्यों दर्द देते हो? बेला के अचानक सवाल करने पर कबीर को शौक लगा। तुमने मुझे कल जानबूझकर धक्का दिया, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? बेला इसकी आंखों की शिद्दत बर्दाश्त करके अपनी बात कह गई। इस पर कबीर के हाथ इसके कंधों पर मजबूत हो गए। सुनना चाहती हो तो सुनो। हाँ, मुझे खुशी होती है जब मैं तुम्हें दर्द देखता हूँ, जब तुम्हारी आंखों में अपना दर्द देखता हूँ, क्योंकि तुम फरहान की मोहब्बत हो। इससे नसब थी तुम, और इससे जुड़ी हर चीज मुझे जहर से भी ज्यादा जहरीली लगती है। आई बात समझ में? जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी नहीं हो। जब तुम इस रात इससे लगी थी मेरा दिल किया मैं तुम्हारी जान ले लूं, क्योंकि तुम मेरे पास पहले आई तो इसके साथ क्यों हो? मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा वजूद मुझे इस फरहान की याद दिलाता है। तुम में इसकी खुशबू जो बसती है, तुम इसकी माँ जो थी। लेकिन अब बहुत हुआ, तड़पना तो फरहान के मुकद्दर में है। तो मैं दर्द दूंगा तो तड़पेगा वो। अब कबीर के नाखन बेला को अपने कंधे में धंसते हुए महसूस होते हैं। फिर जब बेला को आंसू बहाते देखते हैं उसका पारा और हाई हो जाता है। कबीर अब अपना चेहरा इसके चेहरे के पास कर लेते हैं, जिससे उसके होंठ बेला के गाल को छू रहे थे। कबीर बेला के चेहरे पर फिर अचानक इसकी नज़र बेला के होंठों पर गई, जो कि रोने की वजह से सुर्ख हो चुके थे। कबीर को लगता है बेला फरहान के लिए रो रही है। ये सोचकर फौरन अपने लब इसकी लब पर रख देते हैं और उसके होंठों को अपनी पूरी शिद्दत से चूमने लगता है, जैसे इस पर से फरहान के नाम की लाली मिटाना चाहता हो। बेला पूरी गिरने वाली होती है, जिस पर कबीर एक हाथ इसकी गिर्द रख देता है, दूसरा इसकी कमर की गिर्द हाइल कर देता है। बेला इसकी शिद्दत की ताब न लाते हुए अपनी दोनों आंखें मीच लेती है। जब कबीर के मुंह में बेला के खून का जायका जाता है तो उसके होंठों का आजाद करता है। बेला की सांसें तेजी से लेने लगती है, इसकी कबीर के रतमन से मुंतशिर हो जाती है। कबीर इसे अपनी हाथों से इसके कंधे को जोर से रगड़ता है, जिस पर कल फरहान हाथ रखे हुए था। अचानक इसकी नज़र बेला की सुराहीदार गर्दन पर पड़ी, जिस पर एक काला तिल किसी सितारे की तरह जगमगा रहा था, जैसे किसी ने काला टीका लगाया हो। कबीर इसका रुख दूसरी तरफ फेरता है और इसके ऊपर हाथ फेरने लगता है, जैसे से यहाँ नहीं होना चाहिए था। बेटा, इसकी गर्दन पर एक काला तिल होगा, बिल्कुल उसकी माँ की जैसा। कबीर के कानों में जमशेद की आवाज गूंजती है। बेला समझ चुकी थी कबीर ने इसका तिल देख लिया है। अब वो इसका जायजा लेती है, क्योंकि कबीर तिल को देखकर सुर्ख हो चुका था और अपने नाखन इस पर गाड़ रहा था। तो अचानक बेला की गर्दन से खून की बूंद निकली, तो उसके मुंह से सिसकी निकली, जिसे सुनकर कबीर ने होश की दुनिया में कदम रखा और खुद को इससे आजाद किया, जबकि इसका मफलर जमीन बोस हो चुका था। तुम किसकी बेटी हो? तुम जल्दी बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? परीशिया बाबील। बेला जब इसकी आंखों में अजीब सी दहशत देखती तो फौरन डर कर अपना नाम बताती है। मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, चाहे तुम्हारे बाप का क्या नाम था? कबीर अब अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर जोर से बोलते हैं, इनका नाम शहाब था। बेला की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे सुनकर कबीर अपनी सांस बहाल करते हैं। और माँ का नाम? बेला सोच में पड़ जाती है। हाँ, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? जल्दी बताओ। कबीर अब इसके सर पर दोबारा पहुंच जाता है। अबाबिल मेरी माँ का नाम था। बेला नीचे देखते हुए बताती है, ये तो तुम्हारा नाम है। कबीर अब इसकी आंखों में देखकर कहते हैं, मेरा रियल नेम परिशे है। अबाबिल मामा का नाम था। मतलब कबीर
حیران ہوتا ہے۔ میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں چھوٹی تھی، بیلا اسے بتاتی ہے۔ مطلب یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا، تھینک گاڈ، نہیں تو وہ ایک اور وجہ مل جاتی اس سے نفرت کرنے کی۔ کبیر خود کو کہتا ہے رکو، بیلا کو جب اپنا مفلر اٹھاتے دیکھ کر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے رکنے کا اشارہ کرتا ہے، جس پر وہ رک جاتی ہے۔ آج کے بعد مجھے دل نظر نہ آئے، اسے مجھ سے دور ہی رکھنا، نہیں تو میں اسے بخشوں گا بالکل نہیں۔ کبیر بیلا کی آنکھیں نکالتے ہوئے کہتا ہے، اور ہاں کل دوپہر کو تیار رہنا، کیونکہ میں اپنی بات دہرانے کا قائل بالکل نہیں ہوں۔ یہ سنتے فوراً باہر کوارٹر میں چلی جاتی ہے، اپنے روم میں قدم رکھتی ہے۔ پہلے وہ اپنا ہونٹ رگڑ رگڑ کر صاف کرتی ہے، لیکن خون جمنے کی وجہ سے اس کے نشان نہیں جاتے۔ اس کے بعد وہ اپنے گیلے کپڑوں کو بدلتی ہے اور پھر فوراً منہ کے بل لیٹ کر زاروں کے تار رونے لگ جاتی ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ بابا نے مجھ سے چھپانے کہا اور کبیر سے دیکھ کر ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہا تھا؟ اس دل کو دیکھ کر خود سے ہم کلام ہوتی ہے۔ بچپن میں اس نے شاف صاحب سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا، اس کا نام ابابیل تھا، اور جب وہ چھوٹی تو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ رونے کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ کبیر جیسے اپنے روم میں آتا ہے تو شرر و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اسے لگتا ہے یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اگر حقیقت میں بیلا وہی لڑکی ہے تو اس کو جتنا پاس رکھے گا یہ اس کے لیے اتنا اچھی بات ہوگی، کیونکہ ایسے وہ اس پر نظر لگ سکتا ہے۔ لیکن فی الحال تو اسے نکاح کا سوچنا تھا۔ اچانک اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو اسے منظر یاد آ جاتا ہے جب اس نے بیلا کو کس کیا تھا۔ وہ فوراً اپنے ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتا ہے اور کسی خیال کے تک مسکراتا ہے۔ اگلے دن 2 بجے تک کبیر بیلا کی لاؤنج میں انتظار کرتا ہے، لیکن وہ کوارٹر سے نہیں آتی۔ اس پر وہ ملازمت سے اس کے متعلق پوچھتا ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ بیلا کو ساری رات شدید بخار تھا، اس لیے وہ اب تک سو رہی ہے۔ کبیر دوائی لے کر بیلا کے روم میں قدم رکھتا ہے تو وہ آرام سے سو رہی ہوتی ہے، وہ بھی بغیر کسی لحاف کے۔ کبیر اسے سوتے ہوئے بہت غور سے دیکھتا ہے اور پھر اس کی شرٹ جو پہلے سے تھوڑی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اس کو اور اوپر کرتا ہے اور اس کو ٹچ کر کے اس کا بخار چیک کرتا ہے۔ دوسری طرف بیلا کو جیسی کسی کے احساس ہوتا ہے تو تڑپ کر اٹھتی ہے۔ بیلا کبیر کو اپنے روم میں دیکھتے ہی لحاف سے خود کو کور کر لیتی ہے اور فوراً اپنی شرٹ درست کرتی ہے۔ کبیر جب بیلا کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھتا ہے اسے یہی لگتا ہے کہ فرحان کی یاد میں آنسو بہہ رہی تھی۔ پھر کبیر سے دوائی دینے کا ارادہ ترک کرتا ہے۔ مجھے دیکھ کر ایسا ریئیکٹ کرنے کا آج آخری دن تھا، کل سے اگر مجھے دیکھ کر خود کو چھپائے تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ کبیر اپنے دانت پیستے ہوئے سے کہتا ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔